नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह 47वां वीडियो है। हम डेली 10 जो राजस्थान में EORO एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्नोत्तरी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना था। तो कल का क्वेश्चन था, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में कनेक्शन नहीं लेना या मल आदि बहाने का उल्लेख किया गया है। तो ये धारा 259 के अंतर्गत दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो धारा 259 उसमें कनेक्शन नहीं लेना या मल आदि बहाने का उल्लेख किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 202 के तहत मल वहन प्रणाली में कनेक्शन नहीं लेता है या नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना जो पानी, मल या किसी प्रकार का दुर्गंधपूर्ण तरल पदार्थ को किसी भी मार्ग या खुले स्थान पर फैलाता है, तो उसे किसी मल नाली या शौचालय से किसी दुर्गंधपूर्ण पदार्थ को फेंकता है या इससे संबंधित किसी अनुज्ञा की शर्तों को पालना करने में विफल रहता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर दोष सिद्धि हो जाती है तो कम से कम 5,000 रुपये का जुर्माना इस धारा के तहत लगाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी 9 में जो नगरपालिका की संरचना में मनोनीत सदस्य के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। तो इसमें अपने को 4 कथन दिए गए हैं। मनोनीत सदस्य के संदर्भ में सत्य कथन है वो बताना है। तो पहला कथन है, मनोनीत सदस्यों पर निर्भरता संबंधी उपबंध लागू नहीं होते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि जो निर्भरता संबंधी उपबंध है वो पदेन सदस्यों पर लागू नहीं होते, न कि मनोनीत सदस्य। तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है कि राज्य सरकार मनोनीत सदस्यों को प्रत्याहृत नहीं कर सकती है। तो राज्य सरकार कर सकती है, नहीं है, ये कर सकती है, क्योंकि राज्य सरकार मनोनीत सदस्यों को प्रत्याहृत यानी जो विड्रॉल कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट है, मनोनीत सदस्यों को बैठकों में मत देने का अधिकार होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मत देने का अधिकार है, वो मनोनीत सदस्यों को बैठकों में मत देने का अधिकार होता है, तो ये भी गलत कथन है। नेक्स्ट है, नगरपालिका बोर्ड में राज्य सरकार 6 सदस्यों को मनोनीत करती है। तो ये बिल्कुल सही है। टोटल 3 सदस्य होते हैं, निर्वाचित, पदेन और मनोनीत। और नगरपालिका बोर्ड में राज्य सरकार है वो 6 सदस्यों को मनोनीत करती है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 6, जी हाँ, धारा 6(1) के अनुसार नगरपालिका की संरचना के बारे में बताया गया है कि निर्वाचित सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य होते हैं। निर्वाचित कम से कम 13 सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य में विधायक और सांसद, जी हाँ, विधायक और सांसद ये पदेन सदस्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मनोनीत सदस्य जो नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले सदस्य होते हैं उनको मनोनीत सदस्य कहा जाता है। जो नगरपालिका बोर्ड में अगर बात करें तो 6, नगर परिषद में 8 और नगर निगम में 12 होते हैं। नगरपालिका बोर्ड में राज्य सरकार 6 सदस्यों को मनोनीत करती है। पदेन सदस्यों पर निर्भरता संबंधी उपबंध लागू नहीं होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मनोनीत सदस्यों को बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होता है। मनोनीत सदस्यों को बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होता है। राज्य सरकार मनोनीत सदस्यों को प्रत्याहृत कर सकती है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार पदेन सदस्यों के संदर्भ में जो सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो 4 कथन दिए गए हैं पदेन सदस्यों के संबंध में। पहला है, पदेन सदस्यों को बैठकों में मत देने का अधिकार होता है। तो ये बिल्कुल सही है। जहाँ पदेन सदस्य होते हैं उनको बैठकों में मत देने का अधिकार होता है। पदेन सदस्य कौन कौन से हुए, अभी आपको बताया कि विधायक और सांसद होते हैं। इसके अलावा जो राज्य विधानसभा का सदस्य पदेन सदस्य नहीं बन सकता, तो ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि विधायक भी बन सकता है। पदेन सदस्यों पर धारा 25 और 35 में अंतर्विष्ट उपबंध लागू होते हैं। जी हाँ, यहाँ पर ये पदेन सदस्यों के संदर्भ में नहीं है, मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में है। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा वैसे भी, तो ये डी तो होगा भी नहीं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 6 के अनुसार पदेन सदस्यों को बैठकों में मत देने का अधिकार होगा, किंतु निर्हरता संबंधी उपबंध इन पदेन सदस्यों पर लागू नहीं होते हैं। जो पदेन सदस्य होते हैं वो जो विधायक और सांसद, मनोनीत सदस्यों को बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होता है तथा धारा 24 और 35 में अंतर्विष्ट उपबंधों के तहत उन्हें निर्हर यानी डिस्क्वालीफाई भी घोषित किया जा सकेगा। राज्य सरकार किसी भी समय मनोनीत सदस्यों को प्रत्याहृत यानी विड्रॉल कर सकती है। नेक्स्ट है, नगरपालिका की संरचना में निर्वाचित सदस्यों की कम से कम संख्या कितनी होती है। तो आप सभी को पता है कि जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी जो संख्या है वो कम से कम 13 होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है धारा 6 के अकॉर्डिंग। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 6(1) जिसमें नगरपालिका की संरचना के बारे में बताया गया है, जिसमें सदस्यों का वर्णन है कि निर्वाचित सदस्य जो कम से कम 13 होते हैं, पदेन सदस्य विधायक और सांसद, मनोनीत सदस्य जो नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले सदस्य होते हैं जो कि नगरपालिका बोर्ड में 6 और नगर परिषद में 8 और नगर निगम में 12 होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, नगरपालिका की संरचना के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो 4 कथन दिए गए हैं। पहला है कि मनोनीत सदस्यों में कम से कम एक सदस्य दिव्यांग होगा, जो बिल्कुल सही बात है कि कम से कम एक सदस्य वो दिव्यांग होता है। दूसरा है, मनोनीत सदस्यों को धारा 24 और 35, जी हाँ, मनोनीत सदस्यों को धारा 24 और 35 में जो अंतर्विष्ट उपबंधों के तहत निर्हर घोषित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर यह गलत है क्योंकि घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, नगरपालिका की संरचना का उल्लेख धारा 9 में किया गया। तो ये गलत है क्योंकि धारा 9 में संरचना का उल्लेख नहीं है, ये धारा 6 में दिया गया है। नेक्स्ट है, नगरपालिका की संरचना में केवल 2 ही सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। यहाँ पर यह भी गलत है क्योंकि 3 सदस्य होते हैं, निर्वाचित, मनोनीत और प्रदेन। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो धारा 6(1) जिसमें नगरपालिका की संरचना, निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य और मनोनीत। जो निर्वाचित 13, पदेन सदस्य विधायक और सांसद, मनोनीत जिसमें नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले। क्योंकि जितनी ज़्यादा बार हम इनका रिवीजन करेंगे उतनी ही ज़्यादा बार हम इसको याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो नगरपालिका बोर्ड में 6, नगर परिषद में 8 और नगर निगम में 12 होते हैं जो मनोनीत सदस्य होते हैं। और मनोनीत सदस्यों को बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होता है और धारा 24 और 35 में अंतर्विष्ट उपबंधों के तहत उन्हें डिस्क्वालीफाई घोषित किया जा सकेगा। और मनोनीत सदस्यों में ध्यान रखना, कम से कम एक सदस्य है वो दिव्यांग होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं। पहला है कि इस अधिनियम में SC, ST व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का उल्लेख नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें आरक्षण का उल्लेख है। दूसरा है, SC, ST एवं पिछड़े वर्गों का आरक्षण जब तक है कि संविधान के अनुच्छेद 334 में समयावधि निर्दिष्ट है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये जब तक है कि जब तक जो संविधान के अनुच्छेद 334 में समयावधि निर्दिष्ट है। नेक्स्ट है, इसमें संक्रमण क्षेत्र का निर्धारण अनुच्छेद 244Q में किया गया, तो ये भी गलत है। इसमें छावनी बोर्ड को शामिल किया गया, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट अगर बात करें तो धारा 6(3) के अकॉर्डिंग आरक्षण जो महिला, अनुसूचित जाति, जनजातियों, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें ध्यान रखना, आपको SC, ST आरक्षण है वो कुल जनसंख्या के समानुपाती होता है। पिछड़े वर्ग का आरक्षण 21% से अधिक नहीं होगा एवं SC, ST जनसंख्या को मिलाते हुए 50% से ज़्यादा नहीं होगा। और SC और ST जनसंख्या जहाँ पर 70% से कम है वहाँ पिछड़े वर्ग की कम से कम 1 सीट होगी। कुल स्थानों में आधे स्थान यानी 50% सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। SC, ST और OBC में आधे स्थान होंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो SC, ST और पिछड़े वर्गों का आरक्षण जब तक है कि जब तक संविधान के अनुच्छेद 334 में समयावधि निर्दिष्ट है। प्रत्यक्ष निर्वाचन सभी वर्गों का किया जाएगा। तो इसमें नगरपालिका अधिनियम 2009 में जिसमें धारा 6 नगरपालिकाओं की संरचना में अगर बात करें तो इसमें आरक्षण के संबंध में प्रावधान दिया गया धारा 6(3) के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, धाराओं में संदर्भ में सही सुमेलित कीजिए, जिसमें आपको सही सुमेलित करना है। पहला है कि धारा 9 वार्डों का निर्धारण। तो धारा 9 में वार्डों का निर्धारण नहीं होता है, जबकि धारा 9 में वार्डों का
विभाजन होता है, न कि निर्धारण। धारा 10 तो यहाँ पर पहला ही गलत हो गया क्योंकि निर्धारण नहीं होता है। धारा 10 जिसमें दे रखा है वार्डों का विभाजन, तो धारा 10 में वार्डों का निर्धारण होता है, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये उल्टा लिखा गया है। तीसरा है धारा 6(3) में आरक्षण, जो बिल्कुल सही है। धारा 6(3) में जो महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है नगरपालिका अधिनियम 2009 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर अभी तक सी सही है। नेक्स्ट है धारा 8 पदावधि। धारा 8 में पदावधि नहीं है, 8 में नगरपालिका शासन का नगरपालिका में निहित होना दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 धारा 6(3) जिसमें आरक्षण दिया गया है महिला, अनुसूचित जाति, जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए। धारा 7 में पदावधि का वर्णन है। धारा 8 जिसमें नगरपालिका प्रशासन का नगरपालिका में निहित होना ये दिया गया है। धारा 9 में वार्डों के विभाजन को लेकर प्रावधान है और धारा 10 जिसमें वार्डों के निर्धारण को लेकर प्रावधान है। नेक्स्ट है नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका के लिए निर्वाचन के लिए सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन दिया गया है कि निर्वाचक नामावली निर्वाचनों के संचालन एवं अधीक्षण और नियंत्रण केंद्रीय निर्वाचन आयोग में निहित होगा। यहाँ पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग दे रखा है, ये ही गलत है क्योंकि ये पहला ही कथन गलत हो गया। दूसरा है यदि किसी नगरपालिका विघटन के बाद शेष समय केवल 6 माह ही शेष है तो निर्वाचन आवश्यक है, तो ये गलत है क्योंकि उस कंडीशन में निर्वाचन आवश्यक नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। न तो एक और न दोनों ही कथन इसमें गलत है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 11, जी हाँ दोस्तों, धारा 11 जिसमें नगरपालिका के निर्वाचन के बारे में दिया गया है, जिसमें अगर बात करें तो निर्वाचक नामावली निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण एवं निर्देशन और नियंत्रण ये राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। क्वेश्चन में केंद्रीय निर्वाचन आयोग दिया हुआ था, इसी कारण वो कथन गलत था। नेक्स्ट अगर बात करें तो निर्वाचन नगरपालिका की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही अथवा विघटन की स्थिति में 6 माह की अवधि से पूर्व है, परंतु यदि किसी नगरपालिका का जो विघटन के बाद शेष समय अगर रहता है तो 6 माह समय शेष रहता है, तो ऐसी कंडीशन में निर्वाचन है वो आवश्यक नहीं होता है और राज्य सरकार निर्वाचन आयोग को जो प्रयोजनार्थ कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी। नेक्स्ट है निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए कौन सा व्यक्ति हकदार होगा। या दोस्तों निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत करने के लिए जो हकदार व्यक्ति की अगर बात करें तो पहला कथन है कि अर्हता की तारीख उस व्यक्ति की 1 जनवरी को कम से कम 21 वर्ष का जो होना इसमें अनिवार्य है, तो यहाँ पर यह गलत है क्योंकि 21 के स्थान पर 18 वर्ष आपको मानना पड़ेगा। दूसरा है नगरपालिका के वार्ड का निवासी होना जरूरी नहीं है, तो ये भी कथन गलत है क्योंकि जरूरी होता है। तीसरा है प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली होगी और इसमें हकदार व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत होगा जिसका उल्लेख धारा 13 में किया गया है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 13 जी हाँ राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 13 जिसमें प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली के बारे में दिया गया है कि राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नाम निर्दिष्ट जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा एक अद्यतन निर्वाचक नामावली तैयार की जाएगी। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बन गया कि निर्वाचक नामावली किसके द्वारा तैयार की जाती है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नाम निर्दिष्ट निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा। और वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए वह प्रत्येक व्यक्ति हकदार होगा जो अर्हता की तारीख यानी उस वर्ष की 1 जनवरी को कम से कम 18 वर्ष का हो गया हो, इसके अलावा नगरपालिका के वार्ड का निवासी हो। नेक्स्ट है निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निहरताएं यानी अयोग्यताएं के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं। पहला है कि इसका उल्लेख धारा 12 में किया गया, जो बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका उल्लेख वो धारा 14 में किया गया निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्हरताएं, तो धारा 14 में न कि 12 में। दूसरा है विकृतचित या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित हो, जो बिल्कुल सही है। फिर सी कथन है भ्रष्टाचार और अन्य अपराध के कारण तत्समय निर्धारित हो, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि बी और सी दोनों इसमें सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 14 जिसमें निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्हरताएं के बारे में दिया गया है, जिसमें भारत का नागरिक नहीं हो ऐसा व्यक्ति इसमें अयोग्य होता है और विकृतचित या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित हो,
भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराध के लिए तत्समय निर्धारित है। तो ये निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्भरताएं इसमें दी गई है। नेक्स्ट है, नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार मिथ्या घोषणा करने के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करनी है। तो मिथ्या घोषणा करने के संदर्भ में ये सत्य कथन की पहचान करनी है। मिथ्या घोषणा करना, इसका उल्लेख धारा 14 में है, तो यहाँ पर गलत है क्योंकि 15 में है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, मिथ्या घोषणा करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना इसमें होता है। तो इसमें 1 लाख रुपए का जुर्माना नहीं होता है, तो ये गलत है। फिर है, इसमें धारा 15 में 2 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। तो इसमें 2 वर्ष का कारावास नहीं होता है, इसमें 1 वर्ष का होता है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, इसका उल्लेख धारा 15 में है और 1 वर्ष अथवा 2 से 5,000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों सज़ा हो सकती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 15 जिसमें मिथ्या घोषणा करना, यानी कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि या प्रविष्टि का निर्वाचक नामावली में शामिल या अपवर्जन किए जाने के संबंध में अगर मिथ्या घोषणा करता है तो उसे 1 साल का कारावास, 2 से 5,000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकती है। अब तो आइए जानते हैं आज का क्यूज क्या है आपके लिए। तो आज का जो क्यूज का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करनी है। इसमें 4 अलग अलग धाराएं दी गई है, इसमें सही कौन सी सुमेलित है उसके बारे में आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, EORO एग्ज़ाम के लिए स्पेशल कोर्स है वो इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है और ये क्लास हम संभवतः कोशिश करेंगे कि 100 क्लास है वो हम कंप्लीट करें। तो हम अभी फ़िलहाल 46 से 47 वीडियो हो चुके हैं और इसकी जो 300 EORO के क्वेश्चन की जो व्याख्या सहित आपको PDF है वो आपको EORO के स्पेशल कोर्स में मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिसमें EORO करंट अफेयर बूस्टर नाम से कोर्स है। इसमें आपको 600 से ज़्यादा राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक अपडेट मिलेगा। इसके अलावा योजनाएं, आर्थिक समीक्षा, बजट और जल्द ही हम EORO के लिए स्पेशल एक जो इसमें EORO से रिलेटेड भाग व्यय यानी धाराओं से संबंधित महत्वपूर्ण जो इसमें आपको PDF भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इसी कोर्स के अंतर्गत। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोर्स को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।